पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। पहला ऑप्शन है आपका आनंद, दूसरा ऑप्शन है सारिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है मोगलन, चौथा ऑप्शन है सुभद्र। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है कि गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। पहला ऑप्शन है भगवत गीता, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो रचना की थी वो इसलिए की थी क्योंकि जो ये अनार्य थे, जो आर्य लोग नहीं थे, उनको आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई थी और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी रचना है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन है एक देवी को, दूसरा एक धार्मिक संप्रदाय को, तीसरा ऑप्शन है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को, चौथा ऑप्शन है ऊसर भूमि को। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था मौर्य काल में सीता। व्याख्या देख लेते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक आप जानते हैं कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इस समय सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। बगैर वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था तथा आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार सीता जो थी वो कैसी थी? राजकीय भूमि थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है रजिया, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर इसमें क्या होगा? किसने जारी किया था? सही उत्तर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल है शुरू करवाया। एकता प्रणाली का प्रारंभ किया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कानी चहलगानी नाम से जाना गया। बाद में इस संगठन को बलबन द्वारा खत्म किया गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का भी दमन इल्तुतमिश द्वारा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? दारुल शफा क्या है? एक पहला ऑप्शन है एक दानशाला, दूसरा ऑप्शन है एक खैराती अस्पताल, तीसरा ऑप्शन है एक पुस्तकालय, चौथा ऑप्शन है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो आप देखेंगे कि दारुल शफा जो है क्या था? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? एक खैराती अस्पताल था जिसे दारुल शफा कहते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की तथा मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दारुल शफा की स्थापना भी की। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। पहला ऑप्शन है पोईगई, दूसरा है तिरुज्ञान, तीसरा है पुडम, चौथा ऑप्शन है तिरुमंगई। सही उत्तर क्या होगा? अलवार संत नहीं है इनमें से तिरुज्ञान जो है ये अलवार संत नहीं है, जबकि पोईगई, पुडम और तिरुमंगई जो हैं अलवार संत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल क्षेत्र से हुआ जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत तथा 63 नयनार शैव संतों ने किया। तो पहली एक और चीज़ समझ लीजिए, अलवार संत वो होते थे जो विष्णु के उपासक होते थे और नयनार संत वो होते थे जो शिव के उपासक होते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 12 अलवार संतों ने और 63 नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का विकास किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, दूसरा है मुसल्लीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, तीसरा है ऑप्शन सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चौथा है दास्ता का अंत मेलकम। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि दास्ता का अंत जो है मेलकम द्वारा नहीं किया गया था। तो दास्ता का अंत किसने किया था? दास्ता का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और सती प्रथा का भी निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे हुआ। मेलकम ने कौन सा काम किया था? मेलकम के विषय में हम आपको बता दें, मेलकम ने जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो बाजीराव द्वितीय थे पेशवा, ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1800
1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। तो मेलकम के सम्मुख जो है मराठा पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? पहला ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, दूसरा ऑप्शन है विलियम फिंच, तीसरा ऑप्शन है पीटर डेले विलास, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड टेरी। सही उत्तर इसका क्या होगा? जहांगीर के दरबार में जो शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये कौन था? हॉकिंस था। ठीक है, तो हॉकिंस याद रखिएगा, हॉकिंस प्रेशर कुकर से इसका नाम। व्याख्या देख लेते हैं कुछ। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाहिए, परंतु 1611 में उसे वापस लौटना पड़ा। कैप्टन हॉकिंस के पश्चात इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। जहांगीर ने उसे व्यापार संबंधी अनुमति प्रदान की। तो आप देखेंगे कि जहांगीर के समय जो प्रमुख 2 अंग्रेज आए थे, उसमें एक था कैप्टन हॉकिंस जो कि सबसे पहले आया था, उसके बाद जो आया आपका सर टॉमस रो आया। तो इन दोनों के ही नाम महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है अबुल कादिर बदायूनी, तीसरा ऑप्शन है फैजी, चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना। सही उत्तर इसका क्या होगा कि फारसी में रामायण का अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। व्याख्या देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। हालांकि जो है अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों से खुश नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसमें मल्टीपल ऑप्शन आप देखेंगे कि सही होंगे। पहला देखेंगे आसफ खान, दूसरा है खुर्रम, तीसरा ऑप्शन है महाबत खान, चौथा है खुसरो। तो इसमें बताना किस किसने जो है जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो आप देखेंगे कि पहला तो खुर्रम ने किया, दूसरा महाबत खान ने भी विद्रोह में साथ दिया था, खुसरो ने भी विद्रोह। तो जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उसमें खुर्रम, महाबत खान, खुसरो तीनों संबंधित हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। व्याख्या देख लेते हैं कि अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर गद्दी पर बैठा। इसके समय में जो प्रमुख विद्रोह हुए, पहला तो खुसरो विद्रोह हुआ 1606 ईस्वी में, दूसरा है खुर्रम शाहजहां के नाम से भी जाना जाता था, इसका विद्रोह हुआ 1626 में, फिर महाबत खान का विद्रोह हुआ 1626 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है सर शंकर नायर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जो वायसराय की कार्य परिषद से जो त्यागपत्र जिसने दिया था, तो सही उत्तर इसका होगा सर शंकर नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसी हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? पहला ऑप्शन है राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, दूसरा ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, तीसरा ऑप्शन है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने जो है भारत के लिए सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। व्याख्या देख लेते हैं। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे, जिसमें भारत के लिए एक औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंपारण के 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। पहला ऑप्शन है कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, दूसरा ऑप्शन है 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, तीसरा ऑप्शन 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करना। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था इनका 1917 का चंपारण बिहार में लगता है, वहां किया। बिहार में किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रणाली जो थी, प्रथा जो थी, उसको समाप्त करना पड़ा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य जो था वो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से था। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में से
कौन संबंधित था? पहला ऑप्शन है जस्टिस राणाडे, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक, चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। सही उत्तर क्या होगा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। तो इस सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1880 में हुई थी। न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्थापना में शामिल थे बीजी तिलक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है लियाकत खान, दूसरा ऑप्शन है चौधरी खलीकुज्जमान, तीसरा है ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा ऑप्शन है फाहमिदा जिन्ना। सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 1940 के जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता की थी। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के समय आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 ईस्वी में स्वीकृत मुस्लिम लीग के संविधान में प्रथम मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1928, दूसरा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, तीसरा ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन 1927, चौथा है कराची का अधिवेशन 1931। तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद बना रहेगा, कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है कि 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल में निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ये प्रश्न भी आया है कई बार। 1937 वाले प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण में उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? पहला ऑप्शन 28 महीने, दूसरा 29 महीने, तीसरा है 30 महीने, चौथा ऑप्शन है 31 महीने। सही उत्तर इसका क्या होगा? 28 महीने जो है लगभग इनका शासन चला था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। इसमें बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसके अतिरिक्त असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। कांग्रेस का शासन कुल 28 माह रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस ने सभी 9 प्रांतों से अपने सरकारों का इस्तीफा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति सत्याग्रह, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, दूसरा ऑप्शन है सत्ता के हस्तांतरण की, तीसरा ऑप्शन है देश के विभाजन की, चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो माउंटबेटन योजना जो है किससे संबंधित है? ये देश के विभाजन की आधार बनी। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की भी घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? पहला ऑप्शन है वी चिरोल यानी वैलेंटाइन चिरोल, दूसरा है लुई फिशर, तीसरा है वेब मिलर, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। सही उत्तर क्या है? वी चिरोल ने कहा था तिलक जो है भारतीय शांति के जनक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दूसरा है नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है जेबी कृपलानी। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अगस्त 1942 में कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसी बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने पारित कर दिया इसे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? पहला ऑप्शन है सी आर दास, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है एम ए जिन्ना, चौथा ऑप्शन है सर टी बी सप्रू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर टी बी सप्रू ने जो है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चल रहे मुकदमे पर
पैरवी की थी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी थे पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 को एक मुकदमा चलाया गया, जिसे लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के.एन. काटजू ने इनकी पैरवी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लिपुलेख उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पालघाट केरल। सही उत्तर इसमें क्या होगा, नाथुला अरुणाचल प्रदेश जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य जो है वो सुमेलित हैं। तो लिपुलेख आप देखेंगे उत्तराखंड, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में और पालघाट जो है ये केरल में है। व्याख्या एक बार सही सुमेलन देख लेते हैं। तो सही सुमेलन जो है वो नाथुला जो है सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पालघाट केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है चिनाब, चौथा ऑप्शन है व्यास। सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से है, जो शिवालिक पर्वत को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह, देखेंगे कि कौन कौन से आपको बताने हैं प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम। इसमें मल्टीपल आंसर सही होंगे तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक बंदरगाह में एक तो कोच्चि है, दूसरा है विशाखापट्टनम। ये दोनों ही दिए गए अन्य में से प्राकृतिक बंदरगाह। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा डी 2 और 4, कोच्चि और विशाखापट्टनम। अगला इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, छोटे बंदरगाहों का नियंत्रण समवर्ती सूची में शामिल है, जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन और कारण से संबंधित है। पहला कथन है कि आपका कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण है कि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि कथन सही है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है कि कारण गलत, कथन गलत है, कारण सही है। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि कथन तो सही है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, परंतु कारण इसमें ये जो है जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी वाला। व्याख्या देख लेते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, परंतु काली मिट्टी में जैव तत्व अर्थात ह्यूमस जो होती है इसकी मात्रा कम होती है। ये काली मृदाएं महाराष्ट्र में, भारत के मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों में पाई। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में उद्योग दिए हैं, दूसरी तरफ केंद्र दिए हुए हैं, तो आप इसको मिलाने का प्रयास करिए। तो एल्युमिनियम के लिए आप देखेंगे कि कौन सा प्रसिद्ध है, जेके नगर एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आप देखेंगे तांबा के लिए जो प्रसिद्ध है केंद्र वो है मलाज खंड तांबे के लिए है। फिर आप देख लीजिए जस्ते के लिए प्रसिद्ध है टूडू। इसके बाद जूट के लिए आपका भाटपाड़ा। तो सही मिलान हो जाएगा ये। एक बार सही सुमेलन फिर से देख लेते हैं। एल्युमिनियम जो है इसके लिए जेके नगर केंद्र है, तांबा के लिए मलाजखंड, जस्ता के लिए टूडू और जूट के लिए भाटपाड़ा। तो ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उद्योग दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हैं, कौन सा उद्योग किस स्थान पर है। तो आप देखेंगे कागज के लिए जो स्थान है वो है टीटागढ़। ठीक है, टीटागढ़। सीमेंट के लिए जो है आपका लखेरी है। फिर लोहा एवं इस्पात के लिए भलाई जो है प्रसिद्ध है, और खनिज तेल शोधन के लिए अंबाला जाना जाता है। तो आपका सही मिलान हो जाएगा। एक बार सही सुमेलन देख लेते हैं फिर से। कागज़ के लिए जो है टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, सीमेंट जो है लखेरी के लिए जाना जाता है, सीमेंट के लिए लखेरी जाना जाता है। लोहा और इस्पात के लिए भिलाई प्रसिद्ध है, और खनिज तेल के लिए अंबाला। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। पहला ऑप्शन है आकाशगंगा, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा है टोमेटा, चौथा ऑप्शन है सौरमंडल। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर आप देखेंगे तो नक्षत्र जो है एक निश्चित व्यवस्थित आकृति के ताराओं का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्षोभमंडल द्वारा, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा ऑप्शन है बहिर्मंडल। सही उत्तर क्या होगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। वायुमंडल की निम्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की पहली परत होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर है ओजोन मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है। पहला ऑप्शन है मरुस्थल, दूसरा है पर्वत, तीसरा है महासागर, चौथा है वन।
तो बताना है आपको सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप इसमें देखेंगे महासागर जो हैं ये सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। बोलिविया टिन से, ब्राज़ील लौह अयस्क और मैक्सिको चांदी से, पेरू नाइट्रेट से। तो जो सुमेलित नहीं है आप देखेंगे पेरू जो है नाइट्रेट से सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य जो है बोलिविया में टिन पाया जाता है, ब्राज़ील में लौह अयस्क ज़्यादा पाया जाता है, मैक्सिको में चांदी प्रसिद्ध है चांदी के लिए, पेरू में जो है आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। तो इसमें आप देखेंगे डोनट्स जो है कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पे मिलता है, ये आपका मिलता है यूक्रेन में है। फिर कुजनेटस जो है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका रशिया में है। लंकाशायर है आपका यूके में, और सार जो है ये आपका मिलता है जर्मनी में है। तो सार जो है कोयला क्षेत्र जर्मनी का है। एक बार सही सुमेलन दोबारा देख लेते हैं। तो डोनेट्स जो है यूक्रेन का कोयला क्षेत्र है, कुजनेट्स जो है आपका रूस का है, लंकाशायर यूके से, और सार जो है आपका जर्मनी से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां दी हैं, दूसरी तरफ बांध दिए हैं, बताना है किस नदी पे कौन सा बांध अवस्थित है। तो आप देखेंगे कि कोलोराडो नदी पर जो है आपका हुवर बांध है। फिर इसके बाद दामोदर नदी पर जो है आपका पंचेत हिल है। नील नदी पे आप देखेंगे कि आपका आसवान बांध है, और जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध है। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। एक बार फिर से पुनः जो है सही सुमेलन देख लेते हैं। तो कोलोराडो नदी पर हुवर बांध बना हुआ है, दामोदर पर पंचेत हिल है, नील पर आसवान बांध है, और जाम्बेजी पर करीबा बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है आपका म्यांमार। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है। पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है भारत, चौथा ऑप्शन है इथोपिया। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जनसंख्या के पिरामिड में से कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है 15 से 60 वर्ष आयु समूह, दूसरा है 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह, तीसरा है 50 वर्ष से ऊपर आयु समूह, चौथा ऑप्शन है 0 से 14 वर्ष आयु समूह। सही उत्तर में क्या होगा, 0 से 14 वर्ष के जो आयु समूह का जो समूह होता है वो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जनसंख्या पिरामिड में सामान्यतः 0 से लेकर जो 14 वर्ष आयु समूह होते हैं उन्हें आश्रित जनसंख्या रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो 65 वर्ष या इससे अधिक आय के व्यक्ति होते हैं उनको भी आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। 15 से जो 64 वर्ग का ग्रुप होता है इसे कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है पंजाब, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। सही उत्तर क्या है, तो निम्न दिए गए में सब सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दे की बात करता है, तो बात सही है ये। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता है, इसमें ये भी बात सही है। और अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, ये उत्तर जो है आपका गलत है, इसलिए ये जो होगा सही होगा। लेकिन अनुच्छेद 48 जो है वो बात करता है कृषि और पशुपालन की। एक बार फिर से देख लेते हैं हम सही सुमेलन। तो इसमें देखेंगे कि 39 ए जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। पहला ऑप्शन है बहुमत के शासन की, दूसरा है सरकार में स्थिरता को, तीसरा है सामान्य राजनीतिक सोच को, चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। सही उत्तर क्या होगा, डी होगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो सही नहीं है आपको बताना है, तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये बात भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, तो बात ये भी सही है कि प्रेस की स्वतंत्रता में ही मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, ये बात भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये बात गलत।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 168, दूसरा है अनुच्छेद 169, तीसरा है अनुच्छेद 170, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 171। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 169, 169 में की गई है विधान परिषद की समाप्ति और सृजन की व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य में अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है पंजाब। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है बिहार में जो है वर्ष 1967 से 1971 के बीच में अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? राज्य वित्त आयोग जो है स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अलग अलग वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 के द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो संघीय स्रोत से मिले राजस्व को संघ और राज्यों के बीच विभाजन का स्वरूप तय करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 जाके में अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों हेतु वित्त के स्रोतों की व्यवस्था का सुझाव देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको बताना है एससी और एसटी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? पहला है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 है, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 337, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 334, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 339। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ए होगा, अनुच्छेद 338 और 338 ए के द्वारा। तो अनुसूचित जातियों के लिए जो आयोग का अनुच्छेद है गठित करने के लिए अनुच्छेद 338 में, अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? पहला है अनुच्छेद 331, दूसरा है अनुच्छेद 221, तीसरा है अनुच्छेद 121, चौथा ऑप्शन है 130। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है सन 1861, दूसरा है 1851, तीसरा है 1871, चौथा ऑप्शन है 1881 में। सही उत्तर क्या होगा? 1861 के जो अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत इसी अधिनियम से शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है कि इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, दूसरा है इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, तीसरा इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, चौथा ऑप्शन है कि इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन जो है आपका सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय, परामर्श तीनों ही क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। तो आप इसमें एक बार व्याख्या देख लेंगे तो व्याख्या देखेंगे कि आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। भारत के वर्तमान उच्चतम न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को की गई। संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है, जिस पर शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? पहला ऑप्शन है के.एम. पनिक्कर, दूसरा है एच.एन. कुंजरू, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। सही उत्तर इसका क्या होगा? बलवंत राय मेहता जो थे वो संबंधित थे। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति 1957 में बनी। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश भी की थी। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य बताना है कि कौन होते हैं। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। सही उत्तर इसका क्या होगा? पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां तथा जिला स्तर पर जिला परिषदों के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 15 मई 2005, दूसरा ऑप्शन है 5 जून 2005, तीसरा ऑप्शन है 15 जून 2005, चौथा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005। तो भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, सही उत्तर होगा 15 जून 2005 को। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सूचना के अधिकार को संसद ने विधिक अधिकार मानते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। इस अधिनियम को पर 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तत्पश्चात 12 अक्टूबर 2005 को देश के सभी भागों में लागू हो गया। तो आपको दो डेटें ध्यान रखनी है, एक तो 12 अक्टूबर 2005 जब ये पूरे देश में लागू हुआ, दूसरा है कि 15 जून 2005 जब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दी, हस्ताक्षर की। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पहला ऑप्शन है भाग 9 में, दूसरा है भाग 10 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 11 में, चौथा ऑप्शन है भाग 12 में। सही उत्तर इसका क्या होगा? पंचायतों के लिए 3 सोपानों की व्यवस्था की गई है भाग 9 में। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था तथा भाग 9 में नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण जलापूर्ति, दूसरा है ग्रामीण सड़कें, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण उद्योग। सही उत्तर क्या होगा? ग्रामीण उद्योग जो है वो अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री द्वारा? पहला ऑप्शन है राजीव गांधी द्वारा, दूसरा है विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नरसिम्हा राव द्वारा, चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है नरसिम्हा राव द्वारा जो है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, जिसको हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप देखेंगे कुछ व्याख्या, तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पाद, तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, चौथा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति उत्पाद। सही उत्तर क्या होगा? प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, चौथा ऑप्शन है पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। सही उत्तर इसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। ये योजना शुरू की गई थी 2000 से 2001 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वधार योजना है किससे संबंधित है? पहला है अद्वितीय पहचान के लिए, दूसरा है पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपका कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, चौथा ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। सही उत्तर इसका क्या होगा? स्वधार योजना संबंधित है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए ये संबंधित योजना है। व्याख्या है कि स्वधार योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। यह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता हेतु प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? पहला ऑप्शन है साबुन एवं अपमार्जक, दूसरा है कागज एवं प्लास्टिक, तीसरा है सौंदर्य प्रसाधन एवं एरो, चौथा ऑप्शन है औषधियां एवं प्रतिजैविकी। सही उत्तर इसमें बताना है क्या होगा? सही उत्तर जो है औषधियां एवं प्रतिजैविकी जो है इस इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है सेवा कर, दूसरा है शिक्षा कर, तीसरा है सीमा कर, चौथा है मार्ग कर यानी टोल टैक्स। सही उत्तर जो है वो टोल टैक्स जो है ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारत सरकार द्वारा आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर ये सब भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया। दूसरा है LIC और GIC, तीसरा ऑप्शन है IDBI, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ये सभी जो हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। आप जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? ये फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवरक्त, दूसरा है पराबैंगनी, तीसरा ऑप्शन है दृश्य, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा आपका क्लोरीन को जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए काम में प्रयोग किया जाता है और इस विधि को कहते हैं क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? कुछ वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा। तो सूर्य के दृश्य प्रकाश से किया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। समुद्र की सतह से 400 से 8000 फीट नीचे पाए जाने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण प्रयोग द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल, चौथा है बेलनाकार। तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए? सही उत्तर होगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल है। इसके अतिरिक्त अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, दूसरा है कि ये भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, तीसरा है ये उदासी से लड़ सकता है, चौथा है बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। सही उत्तर इसमें क्या होगा? ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है बताना। पहला है पीत ज्वर, दूसरा है डेंगू, तीसरा है चिकनगुनिया, चौथा है जापानी इंसेफेलाइटिस। सही उत्तर क्या होगा? जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है ये टाइगर मच्छर जो होते हैं उनके द्वारा नहीं फैलता है, जबकि पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? पहला ऑप्शन है फर्न, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है मनी प्लांट, चौथा है अमरबेल। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। कुछ व्याख्या देखते हैं। लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन में वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है। पहला ऑप्शन है मैरास्मस, दूसरा है पिलाग्रा, तीसरा है बेरोबेरी, चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो कौन सा होता है? मैरास्मस जो होता है ये बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। बच्चों में प्रोटीन की कमी और न्यूनता के कारण मैरास्मस रोग उत्पन्न हो जाता है, जबकि पेलाग्रा जो है विटामिन बी की ही कमी से होता है, बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है और रिकेट्स जो होता है विटामिन D की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकता है? पहला ऑप्शन है एस्बेस्टस धूल, दूसरा ऑप्शन है कैडमियम, तीसरा है लेड, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर इसका क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका जो है रक्त धारा को दूषित कर सकती है और मौत भी उत्पन्न कर सकती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। पहला है कि जीवाणुओं को मार करके, दूसरा है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, तीसरा है एंजाइम क्रिया नष्ट करके, चौथा है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। सही उत्तर इसमें क्या होगा? प्रशीतन किस चीज़ के द्वारा फूड प्रिजर्वेशन करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके फूड प्रिजर्वेशन खाद्य परिरक्षण करता है। अगला प्रश्न है कि यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोकार्बन, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसमें उत्तर सही क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी जो हैं अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरणों को अवशोषित किया जाता है।
सही पहला ऑप्शन है आपका अवरक्त, दूसरा है दृश्य, तीसरा है ऑप्शन परावैंगनी, चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे। सही उत्तर क्या है? परावैंगनी जो है विकिरणों को अवशोषित ओजोन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जयमंडल भंडार दिए हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। आपको बताना है कि कौन सा किससे मेल खाता है। तो नोकरेक आप देखेंगे कि ये मेघालय में अवस्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मानस है जो आपका ये है आपका असम में। फिर आप दिहांग दिबांग देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्ता मल्लाई केरल में है। सही सुमेलन हो जाएगा। एक बार फिर से हम सही सुमेलन देख लेते हैं। नोकरेक मेघालय में है, मनास जो है असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्ता मल्लाई केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्तर पर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। पहला ऑप्शन है 30 डेसिबल, दूसरा है 40 डेसिबल, तीसरा है 60 डेसिबल, चौथा ऑप्शन है 80 डेसिबल। सही उत्तर क्या होगा? 80 डेसिबल की ध्वनि जो होती है ये खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है, और अगर 150 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि व्यक्ति सुनता है तो व्यक्ति की संभावना है कि वो पागल भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। पहला ऑप्शन है जैव मंडल रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति उद्यान, तीसरा है राष्ट्रीय पार्क, चौथा ऑप्शन है जंगली जंतु अभ्यारण्य। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है जैव मंडल रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है मोर, तीसरा ऑप्शन है बाघ, चौथा ऑप्शन है हरे पौधे। सही उत्तर क्या है? हरे पौधे जो हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक में उत्पादक घटक हैं। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जर्मन वैज्ञानिक हैकेल ने 1896 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। उस विज्ञान के लिए किया था जिसमें जीव, पादप और प्राणी उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि कथन और कारण में से क्या दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि कथन कारण दोनों सही लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि कथन सही है कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है कि कथन गलत है कारण सही है। तो आपको बताना है कि सही क्या होगा। आप देखेंगे कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बात सही है। कारण जो है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, ये भी बात सही है। और आप देखेंगे कि इसीलिए शाश्वत ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। पहला ऑप्शन है अमोनिया और ओजोन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। सही उत्तर में क्या होगा? हरित गृह प्रभाव में योगदान देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव का खतरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से अधिक होता रहा है क्योंकि इससे तापमान में वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का जमाव वातावरण में होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है। पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत का क्षरण, तीसरा है प्रदूषण, चौथा है उपयुक्त में सही। तो आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन तीनों ही वजहों से हो रहा है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ग्रीन हाउस भी जिम्मेदार है, ओजोन परत क्षरण भी जिम्मेदार है, प्रदूषण भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। पहला ऑप्शन है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है जलवाष्प। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं, जबकि अन्य मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका होगा ये मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। दूसरा है कि ये नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की एक पुस्तक है। तीसरा है कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। चौथा ऑप्शन है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की आगामी बैठक में अध्यक्ष चुनाव एजेंडा है। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सी है
कि एजेंडा 21 जो है ये 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, तो बाकी अन्य गलत हो जाएंगे, केवल आपका सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या कुछ देख लेते हैं। तो एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। उद्देश्य यह है कि 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना है। कार्य योजना 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है ऑप्शन आपका नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर क्या होगा? अम्ल वर्षा किसके वजह से होती है? वायु प्रदूषक नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप देखेंगे एक तरफ आपके स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, तो आप इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे उकाई जो है कहाँ पे है? ये गुजरात में है। पतरातू जो है ये आपका है झारखंड में। पेंच जो है ये मध्य प्रदेश में है। दूसरे धाबोल जो है ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। एक बार सही सुमेलन दोबारा देख लेते हैं। उकाई गुजरात में है, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश और डाबोल महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, एडम स्वेस ने दिया। इकोसिस्टम की अवधारणा एपीडी कांडोल ने दी। तीसरा है कि इकोलॉजी एजी टांसले ने दिया। चौथा है जैव विविधता रिटर्न ने। तो आपको बताना है सही सुमेलित है, बताना है। सही सुमेलन आप देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा जो थी एडवर्ड सुएस ने दी थी। तो और सही सुमेलन इसमें सही से देख लेते हैं एक बार। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुएस द्वारा दिया गया। इकोसिस्टम का जो अवधारणा है एजी टॉन्सले द्वारा दी गई। इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया और जैव विविधता का रेमंड एफ दासमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो आप जानते हैं कि रामसर जो है वो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं। पहला ऑप्शन, इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही होंगे आपके। तो चिल्का झील हो गई, लोकटक, केवलादेव, वूलर झील। बताना कौन कौन से रामसर का दर्जा प्राप्त हैं। तो आप देखेंगे कि सभी जो हैं चारों जो हैं रामस्थल का दर्जा प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ व्याख्या देख लेते हैं। रामसर अब इस समय के अंतर्गत भारत में कुल 26 आर्द्र क्षेत्रों को रामसर आर्द्र क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, जिनमें चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, पश्चिमी विहार, वूलर झील भी शामिल। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ 2 दिए हैं। तो आपको बताना है कि सुमेल करना है। तो देखेंगे आपकी चुर्क जो है ये प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद में होती हैं चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं और मेरठ के जो है खेल का सामान। सही सुमेलन देख लेते हैं एक बार। तो चुर्क जो है सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में चूड़ियों की नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ ताला नगरी कहलाती है। मेरठ जो है खिलाड़ियों के हेतु खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कानपुर में, दूसरा है झांसी में, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ में, चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। सही उत्तर क्या है? झांसी में मिलते हैं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे। अगला प्रश्न है कि राम सेतु शुरू होता है। पहला ऑप्शन है धनुषकोडी से, दूसरा है मंडपम से, तीसरा है पंबन से, चौथा ऑप्शन है रामेश्वरम से। सही उत्तर क्या है? धनुषकोडी से शुरू होता है एडम ब्रिज, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के रूप में उथले जली भाग के रूप में है। अगला प्रश्न देखते हैं चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे। पहला ऑप्शन है फोकोकी, दूसरा है यिंतु, तीसरा ऑप्शन है सियुकी, चौथा ऑप्शन है सिकिया पोनो। सही उत्तर क्या है? यिंतु नाम से करते थे। हालांकि ये यिंतु शब्द का प्रचलन जो है हेनसोंग के बाद से ही भारत के लिए प्रयोग हुआ, लेकिन उससे पहले जो है चीनी भारत के लिए जब बौद्ध धर्म प्रवेश हुआ तो चुआंतु और तेंचु शब्दों का। अगला प्रश्न है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। पहला ऑप्शन है शिक्षक के रूप में, दूसरा है नृत्य करते हुए, तीसरा ऑप्शन है विश्राम करते हुए, चौथा ऑप्शन है ध्यान मग्न होकर। सही उत्तर में जो होगा दक्षिणामूर्ति जो है शिव की, वो उनको एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपकी एक तरफ किताबें दी हैं, दूसरी तरफ लेखक दिए हैं। तो आप देखेंगे किसकी रचना कौन सी है। तो लेडी कैथरीन मेयो की जो रचना है आपके मदर इंडिया है। लॉरी कैलिन्स और डोमिनिक लैपियर की रचना आपका है फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया की रचना है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन और जवाहरलाल नेहरू की रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये सही सुमेलन आपका हो जाएगा। एक बार फिर से सही सुमेल देख लेते हैं। लेडी कैथरीन मेयो की जो रचना है वो मदर इंडिया है। लॉरी कॉलिन्स डोमिनिक लैपियर की रचना है फ्रीडम एट मिडनाइट।
राम मनोहर लोहिया की रचना है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू की रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल का जो राज्य का जो सचिवालय है उसे राइटर बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किस अनुसूची में अंतर्निहित है? पहला ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। सही उत्तर क्या है? 9वीं अनुसूची में अनुसूचित है भूमि सुधार और उन्मूलन संबंधी। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा पर, दूसरा है न्यास पर, तीसरा है राज्य नियंत्रण पर, चौथा इन पर से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। सही उत्तर क्या है? हैदराबाद में अवस्थित है